नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब तक 10 दिन की सरकार में शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। पश्चिम बंगाल में जो काम पिछले 15 सालों में नहीं हो पाए, उसे शुभेंदु अधिकारी 45 दिन में पूरा करने जा रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में हलचल बहुत तेज है। ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपको सब दिखाते हैं हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ, हम सुरक्षित रहेगा। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। देखिए, अभी तो 250 एकड़ टोटल परचेस करना है हमको फॉर बीएसएफ फेंसिंग। आउट ऑफ दैट वी हैव ऑलरेडी परचेस 10.8 एकड़ एंड वी हैव हैंडेड इट ओवर टू द बीएसएफ। हमारा बॉर्डर में 45 दिन में हम लोग काम शुरू करना पड़ेगा, तो 45 दिन में ये काम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार फुल फॉर्म में है। अभी सरकार बने सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सीएम शुभेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की लिमिट तय की गई। वंदे मातरम को सभी स्कूलों में गाना जरूरी कर दिया गया है। आने वाले बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी है। अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है। इमाम और पुरोहित को मिलने वाले भत्ते पर रोक लगा दी गई है। सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का प्रण लिया गया है और बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी जा रही है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और 45 दिन की डेडलाइन दी थी। वादा किया गया था कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपकर फेंसिंग की जाएगी। अब इसके लिए एक्शन शुरू हो गया है। भारत और बांग्लादेश की करीब 4000 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है और उसमें से करीब 2200 किलोमीटर की सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर है। करीब 570 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं हुई है। मैं भारत और बांग्लादेश के बीच के आखिरी गांव से, जो भारत का आखिरी गांव है, आदमपुर और सुंदरपुर के पास से रिपोर्ट कर रहा हूं। और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये आदमपुर की जगह है। ये गांव जहाँ जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये आदमपुर के लोग हैं और ये भारत का आखिरी गांव है। इसके बाद में आपको खेती की ज़मीन नज़र आएगी और वो जो इलाका है जो आप सामने देख रहे हैं वो बांग्लादेश है। बीच में आपको कहीं भी फेंसिंग नज़र नहीं आएगी और यही हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है कि बांग्लादेशी बहुत आसानी से इन रास्तों का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। उन्होंने आते ही सबसे पहले कैबिनेट में इस बात की चर्चा कर इसे पास किया कि राज्य सरकार इन तमाम जगहों पर जाकर जमीनें खरीदे। तो 11 से 12 लोकेशन तलाशी गई हैं जहां पर राज्य सरकार के अधिकारी जमीन खरीदने का काम लगातार कर रहे हैं और एक अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं अधिकारी कि अगले 1 महीने के अंदर राज्य सरकार अपना काम पूरा कर ये जमीन बीएसएफ को दे देगी। घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन खरीदने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बॉर्डर के गांव के लोग अपने जमीन के कागज लेकर पहुंच रहे हैं। मालदा में ग्राउंड पर कैसे पेपर वर्क का काम हो रहा है उसे देखिए। मालदा जिले की तस्वीर दिखाता हूं, किस तरीके से लगातार पेपर वर्क हो रहा है। ये
पेपर वर्क हो रहा है, जो फेंसिंग बननी है उसके लिए तमाम ये लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें दे रहे हैं और राज्य सरकार अब इन ज़मीनों को खरीद रही है। आप देखिए ये पूरा नक्शा है, कैमरा यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको ज़मीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है? देखिए ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा ज़िले की ज़मीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से खरीदा जा रहा है। तो तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, आराम से दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नो प्रॉब्लम। ये देखिए रजिस्ट्री की कॉपी आप देख लीजिए, ये अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेके आए और अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो आप ज़मीन दे रहे हैं तो हमारी जमीन। हाँ, तो ये आप लोग खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी खुशी। अच्छा, और ये आप लोगों की मांग भी थी क्या कि यहाँ फेंसिंग लगनी चाहिए ताकि गांव सिक्योर हो जाए? স্যার আমি তো বুঝতেই পারছি না কথা। वो चाहिए, हाँ? घेरा चाहिए बान रोड का। घेरा चाहिए यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोगों को। चाहिए। उसी के लिए आप लोग सब आके अपनी जमीन दे रहे हैं। हाँ। सोचिए कि क्या मतलब तस्वीर है कि ये सब लोग तैयार हैं, देखिए अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन लो और यहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ ताकि देश भी सुरक्षित हो और ये लोग भी सुरक्षित हो, क्योंकि इनके यहाँ आसपास चोरी होती है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए सबके हाथ में आपको पेपर नजर आएंगे। यार देखिए, ये देखिए ये पेपर लेके आई हैं अपने, आप भी अपने पेपर लेके आई हैं। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आई हैं, आप भी अपने पेपर लेके आए। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आए आराम से देने के लिए। अब सब सारे गाँव के लोग पेपर लेके आ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केंद्र के कई बार आग्रह करने पर भी जमीन बीएसएफ को नहीं सौंपी। मालदा की जनता भी यही आरोप लगा रही है। जनता का आरोप है कि ममता सरकार ने कभी जमीन खरीदने की कोशिश ही नहीं की। जमीन पर तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, आराम से लिया जा रहा है जमीन को। कोई आपको अड़चन आ रही है जमीन लेने में? नहीं कोई अड़चन नहीं आ रहा है, आराम से हो रहा है। तो पहले क्यों नहीं हो पाता था भैया? पहले क्यों नहीं दे पाई सरकार, ले पाई? सरकार नहीं लेगा तो सरकार तो ली ना, सरकार लेना ही नहीं चाहती थी पहले। हम तो सरकार बहुत नहीं दिन लेता से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ हम सुरक्षित रहेगा। हाँ। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। 20 बच्चा सरकार ले ही नहीं रही थी जमीन। जमीन लेता था। आपके पास पहले कोई आया जमीन लेने के लिए? नहीं आया। और आप सोचिए कि फेंसिंग होनी थी लेकिन फेंसिंग नहीं हो पाई। एक छोटे से आपको यहाँ ये तार लगे हुए नजर आएंगे जो इन्होंने बस यहाँ लगा रखे हैं गांव के आगे। गांव बहुत दूर तक है, जमीन आगे तक है, लेकिन फेंसिंग आपको दूर वाली जो सेफ फेंसिंग है दोनों देशों के बीच में वो नहीं दिखाई देगी। और ये तमाम लोग देखिए, पीछे फिर कैमरा जाएगा, और ये तमाम लोग जो हैं ये सब लोग दुखी हैं, ये सब लोग परेशान हैं कि इनकी सुरक्षा कैसे होगी, इनके गांव की सुरक्षा कैसे होगी, इनके पशुओं की सुरक्षा कैसे होगी, इनकी ज़मीन की, खेती की, फसल की सुरक्षा कैसे होगी। इसीलिए तमाम लोग पेपर लेकर आ गए हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी ज़मीन लीजिए और देश को सुरक्षित कीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कुछ गांव के लोग खेतों में काम करते नजर आए तो कुछ झाल मुड़ी खाते भी दिखाई दिए। उनका भी कहना है कि पिछली सरकार ने कभी भी जमीन खरीदने की बात की ही नहीं। ये झालमुड़ी खा रहे हैं और बिल्कुल बॉर्डर सामने आप देखेंगे तो बांग्लादेश का बॉर्डर है सामने। आपकी जमीन बॉर्डर पे बिल्कुल आती है? हाँ सर बिल्कुल। तो अभी सरकार जमीन खरीद रही है आप लोगों से? हाँ सर। अभी आपने दे दी कि नहीं? नहीं सर, हमारा तो नहीं, ये बॉर्डर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, वो दूसरे का खरीद रहा है। अच्छा, अभी दूसरे की खरीदी जा रही है। तो आपकी भी जमीन बिल्कुल बॉर्डर पे है या उससे पहले किसी और की जमीन भी है? नहीं सर, बॉर्डर पे ही है हमारा जमीन। आपकी जमीन बॉर्डर पे। तो अभी सरकार जब खरीदेगी तो आप लोग तैयार होंगे कि? तैयार होंगे। तैयार होंगे। पहले क्यों नहीं देते थे आप लोग जमीन? तब तो खरीदा नहीं सर। अच्छा, पहले नहीं खरीदा, पहले किसी ने कहा भी नहीं? नहीं कहा सर। लेकिन अब बंगाल बदल रहा है। सरकार बदलने के साथ ही बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन खरीदकर बीएसएफ को सौंपने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए अभी तो 250 एकड़ टोटल परचेस करना है हमको फॉर बीएसएफ फेंसिंग. Out of that we have already purchased 10 acre, 10.8 acre, and we have handed it over to the BSF. And now the physical verification of the land is going on. After total verification, the entire process will be completed. Actually the weather is now ठीक ही है वेदर अभी तो. अगर बारिश आ जाएगा तो आपका टेरेन तो देख रहा है बहुत चैलेंजिंग है अभी. So we have deputed almost 12 teams
so that the work smoothly हो जाए, expeditely हो जाए, and we expect that it will be completed within a month or 45 days. देख लीजिए, हमारा बहुत दिन से पहले हम लोग नारा लगा दिया था। हम लोग बॉर्डर में है, बॉर्डर का आदमी कितना दिक्कत में होता है आप सब आदमी जानता है। हमारा इधर से घुसपैठिया है, रोहिंग्या में आ जाता था, कोई भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं है। इसी बारे में हम लोग, ममता दीदी सरकार था, इसी बारे में विधानसभा में बोला, इसी बारे में सबको हम लोग आंदोलन किया, कोई भी बात नहीं सुना। और इसी में लिए हमारा भाजपा का सरकार मानविक सरकार बन गया। हमारा मुख्यमंत्री सम्मानीय शुभेंदु अधिकारी हो गया, ये बोला जी हमारा बॉर्डर में 45 दिन में हम लोग काम शुरू करना पड़ेगा, तो 45 दिन में ये काम हो जाएगा। जो ठीक आप मेरे पीछे का एरिया देख रहे हैं, वहाँ पर जाकर यहाँ पूरा इलाके में फेंसिंग लगाई जाएगी। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पश्चिम बंगाल जैसी ख़त्म हो जाता है और मालदा का ये इलाका है, और उससे आगे बांग्लादेश शुरू हो जाता है। हमेशा से ये इलाका खुला रहा है और यही वजह है कि यहाँ से घुसपैठ होती रही है, जो एक हमेशा से सुरक्षा के लिए चुनौती बना रहा है। और इसी को देखते हुए अब पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार नई सरकार उस ज़मीन को खरीद रही है ताकि बीएसएफ के हैंडओवर किया जाए, और बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस चल रहा है। करीब 1 महीने के अंदर ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर ली जाएंगी। पूरा मैप तैयार हो जाएगा कि कहाँ पर फेंसिंग लग रही है, कहाँ से रोड पूरा बॉर्डर के साथ साथ जाएगा। ये तमाम तैयारियाँ 1 महीने के अंदर हो जाएंगी और उसके बाद में ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक लंबे वक्त तक जो काम रुका हुआ था, वो अब नई सरकार के दौरान मुश्किल से 1 महीने के अंदर खत्म कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन और NH10 और NH 110 के 7 हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और NHIDCL को सौंपने की मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव पिछली ममता बनर्जी की TMC सरकार के पास 1 साल से लंबित था, जिसे शुभेंदु सरकार ने शपथ लेने के 10 दिनों के भीतर क्लियर कर दिया। बॉर्डर पर फेंसिंग की बात हो या फिर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की बात या फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की बात, शुभेंदु सरकार कड़ा और बड़ा एक्शन ले रही है। एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भतीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी दूसरी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की लिमिट तय की तो इमाम और पुरोहितों को मिलने वाले भत्ते पर भी रोक लगा दी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि मां बेटी के साथ हुए अत्याचार का पूरा हिसाब लिया जाएगा। आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? इन बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति नहीं होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। आरजीकर से लेकर
कामदूनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज से लेकर रामपुर हाट के शेड्यूल ट्राइब गर्ल चाइल्ड से लेकर बॉकटुइक में मुसलमान महिला से लेकर जितना भी माँ बेटी बहन दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा। शुभेंदु सरकार के एक्शन का असर विरोधियों पर भी दिख रहा है। फाल्ता विधानसभा सीट पर 21 मई को रीपोलिंग होनी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले खुद को कथित पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लेकर चुनावी मैदान ही छोड़ दिया है। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21 মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। बीजेपी का वादा बंगाल को विकास के पथ पर ले जाने का है। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन फिलहाल शुभेंदु अधिकारी जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने के मिशन पर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मालदा से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। क्या मौलाना सज्जाद नोमानी और अखिलेश यादव की हिंदू वोटर्स को लेकर पीड़ा एक जैसी है? हिंदू वोटर्स को जाति में तोड़ने का जो प्लान अखिलेश यादव बना रहे हैं, क्या उसी रास्ते पर कांग्रेस के लिए खुलकर बैटिंग कर चुके मौलाना नोमानी भी चलना चाहते हैं? पहले योगी, फिर हिमंता बिश्व शर्मा, अब शुभेंदु अधिकारी की रणनीति के बाद हो रही बेचैनी से यही लगता है कि तुष्टीकरण को नए सिरे से आजमाया जा रहा है। कैसे और क्यों भगवा राजनीति के विरोध में तैयार हो रहे नए पॉलिटिकल फॉर्मूले को समझाती हमारे ये खास रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद यानी बीते 2 साल में देश में 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 7 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी है। बीजेपी की इस जीत की वजह हिंदू वोटरों का एकजुट सपोर्ट मिलना है। हिंदुओं का यही वोटिंग पैटर्न अब खलबली मचा रहा है। मौलाना जमात को भयंकर सिरदर्द पहुंचा रहा है। सत्ता की सियासी लड़ाई में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थकों का भगवा विचारधारा को समर्थन किस तरह चुभ रहा है, उसे मौलाना सज्जाद नोमानी की जुबानी सुनिए, फिर उनकी इस तकलीफ की पैन इंडिया वजह भी बताएंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी मुसलमानों के गैर सरकारी संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। सीए के विरोध से लेकर बीजेपी के विरोध तक कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। इस बार मौलाना नोमानी हिंदुओं की एकजुटता से इस कदर असहाय हैं कि उन्हें जातियों में तोड़कर मुस्लिम पार्टी के साथ जोड़ने का फॉर्मूला बता रहे हैं। उनके इस एजेंडे को दिलीप मंडल ने सोशल मीडिया पर आईना दिखाया तो कई सवाल उठे और इसके तार ओवैसी से जुड़ते दिखे, क्योंकि देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकार होने के बाद जो बात नोमानी कह रहे हैं वही जिक्र असदुद्दीन ओवैसी कहते आए हैं। हालांकि हैदराबादी भाईजान कंपोजिंग लीडरशिप में विश्वास नहीं करते, मतलब वो मुसलमानों की लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं, मगर उसकी कमान अपने हाथ में बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव के महागठबंधन के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बिहार में अपनी सियासी हैसियत को बढ़ाए रखने के मकसद से तेजस्वी यादव की हार की एक वजह बनते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के मकसद से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और इसी कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी बना चुके हैं, जिसमें अखिलेश यादव से परहेज प्रायोरिटी पर है। मुझे जिंदा रखो आप, और जिंदा रहने के लिए आपको अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और वॉइस की जरूरत है, आपकी लीडरशिप की जरूरत है जो आपकी होनी चाहिए। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, नहीं,
अरे कितने बार हराएंगे? हमारी पार्टी का ये मानना है कि यकीनन आप कम्युनल फोर्सेस को हराइए, मगर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए ताकि आपकी इंजस्टिस के खिलाफ, आपकी आवाज के खिलाफ कोई लड़ सके। आप दूसरों को वोट डाल रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? आपको खाली वोटर बन रहे, आप सिटीजन बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, शहरी बनिए, लीडर बनिए, नेता बनिए, अपने मुकद्दर के फैसले करिए। ये समझने की जरूरत है। तुष्टीकरण वाले एजेंडे के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी का अपना अलग फॉर्मूला है, जिसमें इमोशनल अपील है, भड़काऊ नारे हैं और सियासी कम मजहबी तकरीर ज्यादा है। मगर क्या ऐसी कोई कोशिश काम आएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टोन सेट कर रहे हैं, जो कि 80-20 की है, यानी विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन की पिच पर 80% हिंदू वोटरों को लाकर उनका जन समर्थन पाने की कोशिश। योगी आदित्यनाथ की बातों में कोई लाग लपेट नहीं, तुष्टीकरण के लिए किसी भी तरह का स्कोप नहीं। खास वर्ग की राजनीति करने वालों को इससे दिक्कत हो सकती है, मगर योगी का नजरिया सबके लिए एक है और यही उन्होंने यूपी में अपनाया। लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया तो इसके लिए कानून को वर्ग विशेष से नहीं जोड़ा। किसी इलाके का डेवलपमेंट ये देखकर तय नहीं किया कि वहां किस संप्रदाय के लोग रहते हैं, और फिर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ लिया गया एक्शन नाम के हिसाब से तय नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि योगी का तरीका विरोधियों को बेचैन कर देता है और इसके लिए अलग अलग नैरेटिव चलाए जाते हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की लोकप्रियता से परेशान रहते हैं और इसी तनाव को कई बार दूर करने के लिए मौलाना सज्जाद नुमानी से मिल चुके हैं। चर्चाएं वैचारिक तौर पर सामाजिक मुद्दों की बताई गई, लेकिन एजेंडा एकदम क्लियर। दावा किया जाता है कि 2022 के यूपी विधानसभा के पहले अखिलेश ने नोमानी से टिकट वितरण को लेकर चर्चा की थी। 2023 में अखिलेश और नोमानी की बातचीत का एक मुद्दा यह भी था कि गठबंधन किस पार्टी के साथ किया जाए। नोमानी ही वो मुस्लिम स्कॉलर हैं जिन्होंने 2023 में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में मुसलमान नाम न देखकर अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि इनकी ट्यूनिंग और टारगेट में फर्क नहीं, मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का है, हिंदू वोटरों को जातियों में तोड़ने का है। गौर करने वाली बात यह कि मौलाना सज्जाद नुमानी आखिरी बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सुर्खियों में आए थे। तब उन्होंने चिट्ठी लिखते हुए मुसलमानों से अपील की थी कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और उनके सहयोगियों को वोट दिया जाए। उनकी इस चिट्ठी ने आग में घी का काम किया और बीजेपी गठबंधन भारी सीटों से जीता था। अब यूपी चुनाव से पहले मौलाना नुमानी फिर से अचानक सीन में आ गए हैं। नुमानी की नई स्ट्रैटेजी से पहले उन्हें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने रिप्लाई दिया है। राजा भैया जो बात साफ साफ और कम शब्दों में समझा रहे हैं, उसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी तर्कों के साथ बता चुके हैं। कैसे सबका डीएनए एक है, इसे कई आख्यानों के जरिए परिभाषित कर चुके हैं। शायद इसलिए मौलाना नुमानी और असदुद्दीन ओवैसी को आरएसएस की विचारधारा से चिढ़ रहती है। हालांकि अब मुस्लिम वर्ग से जुड़े बुद्धिजीवी अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए वही कहते हैं जिसकी स्वीकारोक्ति सच के ज्यादा करीब है। अब ये क्या गेम खेल रहे हैं कि मुसलमानों को तो हम बहला नहीं पाए, मुसलमानों को हम भड़का नहीं पाए हैं, मुसलमानों को हम बेवकूफ़ अब बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भी साथ में खड़ा हो गया है, वो भी वोट दे रहा है किसको? बीजेपी को। तो चलिए अब हम अपनी पॉलिटिक्स चेंज करते हैं, हिंदुओं के तरफ हम बात करना शुरू करते हैं। कौन सा ऐसा काम एसडीपीआई ने किया, कौन सा ऐसा काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया, कौन सा ऐसा काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया जहां पे वो इस कौम के लिए ही नहीं इस देश के लिए खड़े रही हैं। अगर आरएसएस इस काम पर लगी है तो आप अब तक क्या कर रहे थे? अब आप क्यों जागे? अब आप देश का माहौल खराब करना क्यों चाहते हैं? मैं देश की सरकार से और मौलाना सज्जाद नुमानी से भी अपील करूंगा कि मौलाना सज्जाद साहब मजहब का काम करिए, मोहब्बत का काम करिए, प्यार का काम करिए। जो इस्लाम
जिसका पैगाम देखता है अमन और शांति का काम करिए। सांप्रदायिक बातें बोलकर सांप्रदायिक माहौल खराब मत कीजिए। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब को चाहिए कि वो एसडीपीआई की वकालत ना करें। दुनिया को मालूम है कि एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है और पीएफआई वो संगठन है जिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर के, और यही काम एसडीपीआई भी करता है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की, जिसने भारत की कूटनीतिक ताकत को एक बार फिर से नई ऊंचाई दी है। यूएई से लेकर नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तक पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में देश की तरक्की के नए रास्ते तलाशे गए। बारी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की साजिशों के परमानेंट समाधान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक, क्या होने वाला है इस बैठक में खास, जिससे पाकिस्तान अभी से बिलबिला उठा है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। छह दिन, 5 देश और विकसित भारत का मिशन। यूएई से नीदरलैंड, नीदरलैंड से स्वीडन, स्वीडन से नॉर्वे और नॉर्वे से इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन स्टॉप दुनिया नाप रहे हैं और इन तस्वीरों को शाहबाज से लेकर आसिम मुनीर तक टकटकी लगाए देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। 4 दिन हो गए जब से पाकिस्तान के मोहल्लों से लेकर टीवी चैनल्स के स्टूडियो तक ऐसी ही बहस हो रही है। यूएई से लेकर यूरोप तक जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, उससे पाकिस्तानी अपनी औकात का हिसाब लगा रहे हैं। ट्रंप के चापलूस शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को लानत मलानत भेज रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत ना पहले थी ना आगे होगी। वहीं हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बनने की राह पर बढ़ चुका है, जिसकी तस्दीक नीदरलैंड से नॉर्वे और स्वीडन से इटली से आई तस्वीरें कर रही हैं। और यह सिर्फ एक दौरा भर नहीं है, इसमें हिंदुस्तान का जिक्र और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की फिक्र है। जानना चाहते हैं कैसे, तो जरा सुनिए। प्रधानमंत्री के दौरे में यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू पर साइन हुआ। भारत को एलपीजी सप्लाई पर सहमति बनी। यूएई भारत में $5 बिलियन निवेश करेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रेमवर्क पर डील हुई। उसके बाद नीदरलैंड में 17 ऐतिहासिक डील्स पर मुहर लगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इन क्षेत्रों में साझेदारी पर करार हुआ। दोनों देशों में रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर भी समझौता किया गया। कूटनीतिक संबंध बढ़ाने की सहमति बनी। नीदरलैंड के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे। स्वीडन में नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से नवाजा गया। यहां एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई। स्वीडन के बाद नॉर्वे की बारी आई। 43 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर पहुंचे, लिहाजा स्वागत बेहद जोरदार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान मिला, जो दुनिया से मिलने वाला 32वां बड़ा अवार्ड है, और इसी से पाकिस्तानियों की आंखें चौंधिया गई। पाकिस्तानी मानते हैं, अपनी हैसियत को जानते हैं, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी को मिल रहे सम्मान से वे बिलबिला गए। वैसे पाकिस्तान की बौखलाहट की एक और वजह है। नॉर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंक वाले पाप की पोल कैसे खोली, जरा एक बार सुनिए। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में पाकिस्तान के आतंकी करतूतों का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्कों के खिलाफ एकजुटता की बात भी कही। इतना ही नहीं, नॉर्वे भारत की तरक्की में कैसे हिस्सेदार बनेगा, यह भी समझिए। भारत और नॉर्वे के बीच 12 अहम करार हुए। दोनों देशों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की।
अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और खोज के लिए दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इसके अलावा हिंद प्रशांत ओशंस इनिशिएटिव में नॉर्वे शामिल हुआ। हेल्थ सेक्टर में सहयोग पर भी समझौता हुआ। सुरंगों के कंस्ट्रक्शन और स्लोप स्टेबिलिटी में भी समझौता हुआ है। यानी कि प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे के दौरान वो सभी समझौते हुए जिनसे विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है, और इसी से पाकिस्तान हलकान हुए जा रहा है। पाकिस्तानी यही सोचकर हलकान हुए जा रहे हैं कि अभी तो 4 देशों ने ही भारत के रसूख को दुनिया के सामने रखा है, अभी तो इटली बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को लेकर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इसकी वजह क्या है आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये खौफ यूं ही नहीं है, इसकी वजह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन की बर्बादी की ऐसी इबारत लिखी जा सकती है जिससे बचा खुचा पाकिस्तान भी पाताल में समा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक होगी। इस बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बड़ा फोकस रहने वाला है। माना जा रहा है कि यह कॉरिडोर चीन के BRI और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। रेल, सड़क, पाइपलाइन और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ यह मेगा प्रोजेक्ट भारत के यूरोप से सीधे व्यापार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। साफ है कि अबू धाबी से लेकर एम्स्टर्डम और स्वीडन, नॉर्वे से लेकर इटली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक कहानी है, जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि दुनिया के कल्याण के लिए काम करता है। लेकिन राजनीति कहां खामोश रहने वाली है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन जिस वक्त दुनिया बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, जब खुद को ताकतवर कहने वाले लीडर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने वाले कबूतर की भूमिका में हैं, तब नरेंद्र मोदी संकट में दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट का मॉडल माना जा रहा है, जो दुनिया के लिए मैसेज है कि युद्ध के बीच भी संवाद हो सकता है, संकट के बीच भी साझेदारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।